Today, if I'm envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers and actors. You have introduced me to Malayalam cinema. Really? Yes. Are you a fan as well? Oh my God. Oh my God. Always. The great thing about Malayalam cinema this year so far has been everybody's made a film with a lot of. I have so much of respect for the Malayalam film industry. Enna porthavarikku it's the best film industry in India. Tollywood or Telugu industry is something that all of us are looking at with very keen interest right now. Because you guys really, taught us to start dreaming big. अगर आज इंडिया में किसी एक फिल्म इंडस्ट्री को कंटेंट किंग कहा जाए तो वो है मलयालम सिनेमा। आज मलयालम इंडस्ट्री अपनी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के दम पर जिस मुकाम पर खड़ी है वो सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक मजबूत स्टेटमेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इसी इंडस्ट्री को लोग सॉफ्ट पोर्न इंडस्ट्री कहकर ट्रोल करते थे। हाँ, वक्त बदला, सोच बदली और सिनेमा भी बदल गया। आज वही इंडस्ट्री धीरे धीरे नहीं बल्कि रॉकेट की स्पीड से पॉपुलर हो रही है। जिस तरह 2022 को कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए गोल्डन एरा माना गया और 2023 को बॉलीवुड का ग्रैंड कमबैक ईयर कहा गया, वैसे ही ईयर 2024 मलयालम सिनेमा के लिए हिस्ट्री बन चुका है। इस साल मॉलीवुड ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दी जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिलाया बल्कि पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मंजूमल बॉयज, आवेशम, द गोट लाइफ, प्रेमालू, गुरुवायूर अम्बलंडाइल, ARM, किष्किंदा कांडम, टर्बो, वर्षंगलक्कू शेषम और मार्को जैसी ब्लॉकबस्टर और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में देखने को मिली। और तो और इनमें से टॉप 6 फिल्म्स तो ऐसी हैं जिन्होंने लिटरली 100 करोड़ कलेक्शन के आंकड़े को पार करके दिखाया। एंड अगर हम इनका कंबाइंड कलेक्शन जोड़े तो वो होता है 1200 करोड़ प्लस। और अगर मैं आपको इसी इंडस्ट्री की पिछले साल रिलीज हुई टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों का कलेक्शन बताऊं तो वो होता है 1198 करोड़ के करीब, मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़। सुन, क्या ये उड़ भी सकती है? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में कि ये डे बाय डे सक्सेस की तरफ ऐसे दौड़ रही है जैसे बॉलीवुड साउथ की हिट फिल्म के रीमेक राइट्स की तरफ दौड़ता है। इसका जवाब इसके पास्ट में छिपा है। ये पहचान एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे सालों का स्ट्रगल, एक्सपेरिमेंट, फेलियर्स, रिस्क्स और सबसे जरूरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग कल्चर है। सोचिए एक ऐसा समय जब केरल में ना बड़े स्टूडियोज थे, ना भारी इन्वेस्टमेंट, ना हाईटेक इक्विपमेंट, लेकिन कुछ लोगों के पास एक सपना था कि अपनी भाषा में अपनी मिट्टी की कहानियां अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है। उसी पैशन ने मलयालम सिनेमा की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, रिसोर्सेज कम थे, थिएटर लिमिटेड थे, ऑडियंस अनश्योर थी, लेकिन विजन क्लियर था। कॉपी नहीं करना है, अपनी अलग पहचान बनानी है। शुरुआती फिल्में माइथोलॉजिकल और डिवोशनल थीं क्योंकि ऑडियंस उन्हीं से इमोशनली जुड़ती थी। लेकिन केरल की एक खास बात थी, यहाँ लिटरेसी रेट हाई था, लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, थिएटर कल्चर बेहद स्ट्रॉन्ग था और डिस्कशन का माहौल था। यही चीज धीरे धीरे फिल्मों में उतरने लगी। फिल्में सिर्फ भगवान और लीजेंड्स तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने सोसाइटी को दिखाना शुरू किया। रियल लोगों की रियल समस्याएं, मिडिल क्लास स्ट्रगल, रिलेशनशिप्स की जटिलता और मोरल कन्फ्लिक्ट्स स्क्रीन पर आने लगे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मलयालम सिनेमा को बाकी इंडस्ट्री से अलग कर दिया। यहाँ हीरो एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्क्रिप्ट को दी गई। डायलॉग्स शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि इमोशन के लिए लिखे गए। बैकग्राउंड म्यूजिक से ज्यादा असर परफॉर्मेंस का होने लगा। ग्लैमर से ज्यादा वैल्यू रियलिज्म की थी। राइटिंग कल्चर इतना मजबूत था कि फिल्मों में कैरेक्टर्स सपाट नहीं बल्कि लेयर्ड होते थे, ग्रे शेड्स होते थे। इंसान जैसे असल जिंदगी में होते हैं वैसे ही स्क्रीन पर दिखते थे। फिर आए ऐसे एक्टर्स जिन्होंने एक्टिंग को ओवर ड्रामेटिक स्टाइल से निकालकर नेचुरल जोन में ला दिया। परफॉर्मेंस लाउड नहीं बल्कि कंट्रोल्ड हो गई। कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ नहीं बल्कि रिलेटेबल हो गए। ऑडियंस ने खुद को स्क्रीन पर देखना शुरू कर दिया। मलयालम सिनेमा ने कमर्शियल सक्सेस भी देखी लेकिन कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ सुपरस्टार्स बने लेकिन स्क्रिप्ट हमेशा हीरो से बड़ी रही। അവർക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവനാണ്, തിരിച്ചടിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. എന്താ കുറ്റം? രാജദ്രോഹം. ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് പറയടാ കള്ള ബടുക്കൂസേ പുല്ല്. अगर स्टोरी वीक हो तो बिगेस्ट स्टार भी फिल्म नहीं बचा सकता और यही माइंडसेट केरल की ऑडियंस ने इंडस्ट्री में सेट कर दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्मों ने जगह बनानी शुरू की। ग्लोबल ऑडियंस ने नोटिस किया कि इंडिया के इस छोटे से स्टेट से ऐसी फिल्में बन रही हैं जो ह्यूमन इमोशंस को बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाती हैं। मलयालम सिनेमा एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता। क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, सोशल सटायर, डार्क कॉमेडी, स्लो बर्न, रियलिस्टिक सिनेमा, हर जॉनर में रिस्क लिया गया। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहीं लेकिन लॉन्ग टर्म
टर्म में कल्ट बन गई। लिमिटेड बजट को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बनाया गया। बड़े सेट्स और हेवी वीएफएक्स की जगह स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और पावरफुल परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया। टेक्निकल टीम छोटी हो सकती थी लेकिन विजन हमेशा बड़ा रहा। और सबसे खास बात केरल की ऑडियंस। यहाँ व्यूअर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर नहीं जाते, वो सिनेमा को सीरियसली लेते हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो वर्ड ऑफ माउथ उसे आसमान तक पहुंचा देता है और अगर वीक है तो अगले ही दिन एक्सपोज हो जाती है। मलयालम सिनेमा की फाउंडेशन 3 पिलर्स पर खड़ी है: स्ट्रॉन्ग राइटिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग और फियरलेस डायरेक्शन। यही फाउंडेशन आगे चलकर एक रिवॉल्यूशन में बदलेगी जहां ये इंडस्ट्री सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बनेगी। चैप्टर 1 में हमने समझा कि कैसे मलयालम सिनेमा ने स्ट्रगल से आइडेंटिटी बनाई और आइडेंटिटी से रिस्पेक्ट कमाया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। You think Malayalam cinema was so good in 2005? Same time, Malayalam cinema is not just churning out good films, they're churning out hits after hits. उनका फॉर्मेट ये है कि वो स्टार सिस्टम को ब्रेक कर गए हैं। वो फिल्में बना रहे हैं कंटेंट ड्रिवन। 70 और 80 का दशक मलयालम सिनेमा का असली गोल्डन एरा माना जाता है। इसी समय 2 ऐसे नाम उभरे जिन्होंने इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी: मोहनलाल और ममूटी। मोहनलाल अपनी नेचुरल एक्टिंग, सूक्ष्म भाव और इमोशनल डेप्थ के लिए पहचाने गए। वहीं ममूटी अपनी इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस और जबरदस्त कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मशहूर हुए। दोनों सुपरस्टार बने। लेकिन यहाँ एक अनोखी बात थी, स्टारडम के बावजूद स्क्रिप्ट हमेशा सबसे ऊपर रही। यही मलयालम सिनेमा की असली ताकत थी। इसी दौर में अडूर गोपाल कृष्णन ने आर्ट हाउस सिनेमा को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंचाया। जी अरविंदन ने विजुअल पोएट्री जैसा सिनेमा रचा। भारतन और पद्मराजन ने रिलेशनशिप्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से एक्सप्लोर किया कि उनकी फिल्में आज भी स्टडी मटेरियल मानी जाती हैं। के.जी. जॉर्ज ने सोशल कमेंट्री और साइकोलॉजिकल ड्रामा को नई दिशा दी। यह वो समय था जब मलयालम सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा था बल्कि समाज को आईना दिखा रहा था। 80 और 90 के दशक में इंडस्ट्री ने कमर्शियल और कंटेंट के बीच शानदार बैलेंस बनाया। मोहनलाल की फिल्म्स जैसे कि किरणम, भरतम और वानप्रस्थम ने एक्टिंग की नई ऊंचाइयां छुई। ममूटी की फिल्म्स जैसे कि ओरू वडक्कन वीरगाथा, माथिलुकल और अमरम ने साबित किया कि एक सुपरस्टार भी गहराई वाले किरदार निभा सकता है। प्रियदर्शन ने कॉमेडी एंटरटेनर को नई पहचान दी। सत्यन अंथिकाड ने फैमिली ड्रामा को दिल से जोड़ा और लोहित दास ने इमोशनल स्क्रीन प्ले को नई मजबूती दी। इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह रही कि यहाँ राइटर्स को उतना ही सम्मान मिला जितना एक्टर्स को। एम.टी. वासुदेवन नायर जैसे राइटर ने कहानी को सिनेमा की आत्मा बना दिया। उनके लिखे किरदार आज भी जिंदा महसूस होते हैं। लेकिन फिर 90 का दशक आया और इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। सैटेलाइट टेलीविजन का विस्तार हुआ, वीडियो पायरेसी बढ़ी, थिएटर फुटफॉल गिरने लगे और कई प्रोड्यूसर्स को नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लो क्वालिटी फिल्म्स की वजह से इंडस्ट्री की इमेज पर भी सवाल उठे। ऐसा लगा जैसे गोल्डन एरा की चमक फीकी पड़ रही हो। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। 2000s की शुरुआत में इंडस्ट्री ने खुद को रीइन्वेंट करना शुरू किया। ब्लेसी, लाल जोस, रोशन एंड्रूज और शाजी कैलाश जैसे डायरेक्टर्स ने कमर्शियल और रियलिस्टिक टोन को मिलाकर नया रास्ता बनाया। मोहनलाल और ममूटी अब भी मजबूत थे लेकिन नई जनरेशन के एक्टर्स भी उभरने लगे। दिलीप ने कॉमिक रोल्स में पहचान बनाई। सुरेश गोपी ने एक्शन इमेज मजबूत की और जयराम फैमिली ऑडियंस के बीच लोकप्रिय बने रहे। 2005 से 2010 के बीच इंडस्ट्री एक बड़े ट्रांजिशन से गुजरी। फिल्म्स का बजट सीमित था लेकिन कंटेंट पहले से ज्यादा बोल्ड और ईमानदार हो गया। सोशल इश्यूज, मिडिल क्लास लाइफ, गांव और शहर की हकीकत, रिलेशनशिप्स की जटिलता, सब कुछ बिना बनावट के दिखाया जाने लगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एंट्री ली, कैमरा वर्क बेहतर हुआ, एडिटिंग मॉडर्न हुई और म्यूजिक में नए प्रयोग होने लगे। इंडस्ट्री ने साफ समझ लिया कि सिर्फ स्टार पावर से सर्वाइव नहीं किया जा सकता, असली ताकत कंटेंट में है। यही सोच आगे चलकर न्यू जनरेशन मूवमेंट की नींव बनी। 2010 के आसपास एक नई लहर उठी जिसे आज मलयालम न्यू वेव सिनेमा कहा जाता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी अगले चैप्टर में सामने आएगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि गोल्डन एरा ने इंडस्ट्री को क्लास दिया, 90 के संकट ने इसे मजबूत बनाया और 2000s के ट्रांजिशन ने इसे रिवॉल्यूशन के लिए तैयार कर दिया। मलयालम सिनेमा अब सिर्फ एक रीजनल इंडस्ट्री नहीं रहा था, वह एक साइलेंट पावर बन चुका था और असली बदलाव की शुरुआत अब होने वाली थी। 2000 के बाद का दौर आसान नहीं था। शुरुआती सालों में इंडस्ट्री थोड़ी भटकी हुई सी लगी। कुछ फिल्में फॉर्मूला में फंसने लगी, स्टार सिस्टम हावी होने लगा और बॉक्स ऑफिस अनिश्चित था। लेकिन इसी दौरान अंदर ही अंदर एक नई जनरेशन तैयार हो रही थी। ऐसे फिल्म मेकर्स जो बड़े सेट्स या ओवर टॉप हीरोइज्म में नहीं बल्कि रियल लाइफ में सिनेमा ढूंढ रहे थे। फिर आया 2010 के आसपास का वो समय जिसे आज न्यू जनरेशन मूवमेंट कहा जाता है। इसी दौर में ट्रैफिक जैसी फिल्म ने मल्टी नैरेटिव स्टोरी टेलिंग को पॉपुलर किया। सॉल्ट एंड पेपर ने एज गैप लव स्टोरी को इतने नेचुरल अंदाज में दिखाया कि ऑडियंस चौंक गई और फिर उस्ताद होटल ने इमोशन, फूड और फैमिली ड्रामा को इंटरनेशनल
इंटरनेशनल टच दे दिया। इसी फेज में एक नाम धीरे धीरे पैन इंडिया फेस बनता गया, दुलकर सलमान। उनकी फिल्म चार्ली ने उन्हें यूथ आइकन बना दिया। बाद में क्रुप जैसी स्टाइलिश क्राइम ड्रामा ने साबित किया कि वो कंटेंट और कमर्शियल दोनों बैलेंस कर सकते हैं। दुलकर ने तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में भी काम करके मलयालम इंडस्ट्री की रीच बढ़ाई। दूसरी तरफ फहाद फासिल ने एक्टिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। महेश इंटे प्रतिकारम में उनका साइलेंट रिवेंज ड्रामा हो या कुंभलंगी नाइट्स में ग्रे शेड वाला कैरेक्टर, हर रोल में वो कैरेक्टर बन जाते हैं, स्टार नहीं। यही वजह है कि उन्हें आज इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर्स में गिना जाता है। फिर आते हैं टोविनो थॉमस। मिन्नल मुरली ने मलयालम सिनेमा को अपना पहला मेजर सुपर हीरो दिया। लो बजट लेकिन हाई कॉन्सेप्ट। नेटफ्लिक्स रिलीज के बाद ये फिल्म ग्लोबली ट्रेंड हुई और साबित कर दिया कि कंटेंट और क्रिएटिविटी हो तो वीएफएक्स बजट से बड़ा इम्पैक्ट बनाया जा सकता है। इसी दौर में पृथ्वीराज सुकुमारन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी कमाल किया। लूसीफर ने पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा को मेनस्ट्रीम मास अपील के साथ पेश किया और फिर आडुजीविथम यानी द गोट लाइफ ने इंटरनेशनल लेवल पर इमोशनल सर्वाइवल ड्रामा का स्टैंडर्ड सेट किया। अगर हम कंटेंट की बात करें और दृश्यम का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। इस फिल्म ने साबित किया कि सस्पेंस और स्क्रीन प्ले किसी भी लैंग्वेज बैरियर को तोड़ सकते हैं। इसके रीमेक पूरे इंडिया में बने और मलयालम सिनेमा नेशनल डिस्कशन में आ गया। इसके बाद प्रेमम ने यूथ कल्चर को कैप्चर किया। बैंगलोर डेज ने अर्बन फ्रेंडशिप को नया आयाम दिया। जल्लीकट्टू को इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सराहा गया। जोजी ने शेक्सपियरियन एडेप्टेशन को केरल के बैकड्रॉप में ढाल दिया। फिर आया पैंडेमिक। थिएटर बंद थे लेकिन मलयालम इंडस्ट्री रुकी नहीं। सी यू सून पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में शूट हुई और ओटीटी पर रिलीज होकर एक्सपेरिमेंटेशन की नई मिसाल बनी। 2022 में 2018 ने केरल फ्लड्स की कहानी को इतने बड़े स्केल पर दिखाया कि ये इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बनी। 2024 में मंजुम मेल बॉयज और आवेशम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए। आज की जनरेशन में सिर्फ ये 3-4 नाम नहीं बल्कि आसिफ अली, शेन निगम, रोशन मैथ्यू, साई पल्लवी, अन्ना बेन, निमिषा सजन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी इंडस्ट्री को नई एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ स्टारडम से ज्यादा वैल्यू परफॉर्मेंस की है। और अब सवाल, क्या आने वाले सालों में मलयालम सिनेमा बाकी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ सकता है? ट्रेंड साफ दिखता है। जब दूसरी इंडस्ट्रीज बड़े बजट और फॉर्मूला पर निर्भर हैं, मलयालम सिनेमा राइटिंग और रियलिज्म में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ स्क्रिप्ट हीरो से बड़ी है और जब स्क्रिप्ट बड़ी होती है तो सिनेमा टाइमलेस बनता है। आने वाले सालों में कई बिग प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं। कंटेंट ओरिएंटेड पैन इंडिया फिल्में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और टेक्निकली एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने वाले हैं। अगर यही कंसिस्टेंसी बनी रही तो मॉलीवुड सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा बल्कि पूरे इंडिया के लिए ट्रेंड सेट करेगा। वही आज के टाइम पर मलयालम इंडस्ट्री में कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स और डायरेक्टर्स आ चुके हैं जिनमें पूरा पोटेंशियल है इंडस्ट्री को आगे ले जाने में। वैसे आपका फेवरेट एक्टर्स कौन सा है मलयालम सिनेमा से? उनका नाम हमें कमेंट में जरूर बताना। स्ट्रगल से शुरू हुई ये जर्नी आज रिवोल्यूशन बन चुकी है। रिस्पेक्ट से आगे बढ़कर ये इंस्पिरेशन बन चुकी है और सच कहें तो ये सिर्फ शुरुआत है। सो गाइस, ये थी मलयालम इंडस्ट्री के ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज माफ कर देना और